इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है वो फैराडे ने किया था। तो इस वीडियो में हम लोग फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा लेंज ने एक लॉ दिया था, उसको पढ़ेंगे। तो फैराडे और लेंज का जो लॉ या एक्सपेरिमेंट है, ये बस प्रूफ करता है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बदली जाती है, मीन्स उसके पास आप कोई बार मैग्नेट लाओगे या उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किसी भी वजह से आप चेंज कर दोगे, तो उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लगता है। उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और उसी इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट? इट इज ओनली द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इनसाइड अ कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर जब आप इंड्यूस्ड करंट जनरेट करोगे तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोला जाता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इस वीडियो में जो भी कंटेंट दिया जाएगा ये 10th बेस्ड और 12th बेस्ड है, क्योंकि 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना है आपको। तो 10th क्लास में केवल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको समझनी है। तो ये वीडियो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल से रिलेटेड वो बदलनी चाहिए। अगर कहीं पे आपने कोई कॉइल रखा और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने सेम किया हुआ है, मीन्स उसको आप टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे, तो उस कॉइल के अंदर कभी भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं हो सकता। जैसे ये आपके पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में आपको पता है कि जो पोल होता है, पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, देयर आर सो मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिलेटेड एट द पोल। मीन्स पोल पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि मिडल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कम होती हैं। अब क्या होगा, अगर इसी मैग्नेट को हम कहीं पे किसी कॉइल के पास लाते हैं, तो जब ये मैग्नेट दूर रहता है तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाली जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनका काउंट कम रहेगा। जैसे जैसे आप पोल को पास लाओगे तो पोल पे ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने की वजह से इस कॉइल के अंदर से पास होने वाली जो लाइंस हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो काउंट है वो बढ़ जाता है। और जब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के अराउंड था उसके नंबर को आप चेंज करोगे तो उसी कंडीशन में यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एंड फ्लक्स का मतलब क्या है कि आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पर सेकेंड इस कॉइल से पास कर देते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा वो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि जो कॉइल आपने यूज किया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। और नंबर ऑफ टर्न्स को जब आप बढ़ाते हो तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो हर टर्न्स के थ्रू पास होगी, इसलिए हर टर्न्स में करंट जो होगा वो जनरेट होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स n, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एंड व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर रिटन टुगेदर then we get induced EMF is directly proportional to number of turns and the change in flux।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लेंज लॉ पे। तो लेंज लॉ क्या है? ये डिटर्मिनेशन करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का किसी भी सर्किट के अंदर। मीन्स किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो जो वहां पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है किसी भी सर्किट के अंदर कि वो जो चेंज किया जाता है उस चेंज का वो अपोज कर सके। जैसे किसी कॉइल के पास अगर आप एन पोल लाओगे तो हमेशा सर्किट के अंदर ऐसा पोल जनरेट होगा जो उस एन पोल को अपनी तरफ आने का अपोज करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो लाइक पोल को ही रिपेल करता है। तो अगर एन पोल आप अप्रोच करोगे तो यहाँ पे भी ये एन पोल जनरेट करेगा और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, मीन्स अपने पास आने से रोकता है। तो हमेशा आपको यही चेक करना है कि जो भी पोल आप पास लाओगे या फिर दूर ले जाओगे। तो अगर पास लाओगे तो हमेशा कॉइल चाहेगा कि वो पास ना आए, और अगर दूर ले जाओगे तो फिर कॉइल चाहेगा कि वो दूर ना जाए। इसी के वजह से वो वहां पे पोल जनरेट हो जाएगा। सेम ऐसे अब एन पोल को अगर हम दूर लेके जाएं तो दूर लेके जाएंगे तो फिर ये एन पोल को दूर जाने नहीं देगा कॉइल, इसलिए अपने ऊपर जनरेट करा देता है एस पोल, और एस पोल एन पोल को फिर अट्रैक्ट करने लगता है। तो अगर हम इस तरीके से एन और एस पोल को कंबाइन करके अगर लिखें तो जो चार अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे उसमें क्या होगा, अगर एन पोल को हम नियर द कॉइल लाएंगे तो जो फेस होगा कॉइल का वो एन की तरह बिहेव करेगा। एस पोल को लाओगे तो वो एस की तरह बिहेव करेगा। एन पोल को अगर हम दूर लेके जाएंगे तो जो फेस ऑफ द कॉइल होगा वो एस हो जाएगा, और अगर आप एस पोल को अवे ले जाओगे तो फिर वो एन हो जाता है। ठीक है, और इसी एन और एस से आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। अगर आप यहाँ पे एन लिखोगे तो एन आप लिखते हो इस तरीके से, तो इसका ये वाला टर्मिनल आपको ऊपर जाता हुआ, ये वाला टर्मिनल नीचे आता हुआ दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जनरेट होगा करंट। जब आप एस लिखोगे तो जो एस के टर्मिनल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएंगे, इसलिए करंट क्लॉकवाइज हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझते हैं। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया गया है उसको 3 डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट वे हम लोग क्या लेते हैं, एक मूविंग मैग्नेट लेंगे जिसको हम स्टेशनरी कॉइल की तरफ लेके जाते हैं। तो जब किसी बार मैग्नेट को हम किसी कॉइल के पास लाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल से पास होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, जब हम किसी भी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लाते हैं तो जैसे जैसे इसको हम इसके नियर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल से पास होगा उसका काउंट बढ़ेगा। इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा, और इंड्यूस्ड करंट जब जनरेट होगा तो जब गैल्वेनोमीटर इसके साथ आप अटैच करोगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैग्नेट को आप मूव कराते हो अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इसको आप अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाओगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट वहां पे जनरेट होगा उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और डायरेक्शन के बदलने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे अगर इस फिगर को ध्यान से हम लोग देखें तो आपने यहाँ पे एन पोल को लाया है इस कॉइल के पास। तो जब एन पोल को आप कॉइल की तरफ लाओगे तो हमेशा याद रखना जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पोल बनता है वो एन पोल बनता है, इसकी तरफ एस पोल। तो जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो करंट हमेशा यहाँ पे राइट चलता है। सेम ऐसे ही अगर आप बार मैग्नेट का एन पोल को इससे दूर लेके जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे जो पोल जनरेट हो रहे हैं वो अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड में ये डिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम इन सभी को, जो डिफ्लेक्शन है और ये जो टाइप ऑफ पोल है जिसको हम इस कॉइल की तरफ ला रहे हैं, अगर उसको समराइज करें तो अगर एन पोल को हम किसी भी कॉइल के तरफ लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमेशा राइट साइड होगा। अगर एन पोल को ले जाएंगे अवे फ्रॉम द कॉइल तो डायरेक्शन चेंज होके लेफ्ट साइड हो जाता है। अगर हम एस पोल को लाते हैं टुवर्ड्स द कॉइल तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगा, और अगर एस को हम अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन पूछ ले आपसे कि सर्किट के अंदर क्या होगी, तो आप जानते रहना जो यहाँ पे पोल बनेगा सर्किट के अंदर उसी पोल के अकॉर्डिंग ही आपको बोलना होता है। जैसे अगर आप कहीं पे एस बनाओगे तो एस के जो दोनों टर्मिनल होते हैं अगर वहां पे एरो लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज आपको एरो बनता हुआ दिखेगा, इसलिए करंट हमेशा आपको बोलना है क्लॉकवाइज। और अगर एन पोल बनेगा तो एन के दोनों टर्मिनल पे अगर एरो लगाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसलिए आप बोल देते हो कि जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसको हम आगे समझते हैं सेकेंड कंडीशन में। तो सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव करा रहे थे। तो कॉइल के साथ हमने क्या किया, एक व्हील लगा दिया है। इसी व्हील से ये कॉइल मैग्नेट के पास आ सकता है और इससे दूर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस कॉइल को आप मैग्नेट के पास लाओगे then the magnetic field related with this coil is changed, so due to generation of the magnetic flux induced current is generated into the coil। अब यहाँ पे क्या होगा कि करंट कितना जनरेट होगा, ज्यादा या कम, उसको डिफाइन करेगा कि आप इस कॉइल को किस वेलोसिटी से मूव करा रहे हो। और जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं मीन्स कॉइल को फास्ट मूव कराएंगे, देन द rate of change of flux is increases, and as the rate of change of flux increases then the strength of the induced current generated inside the coil is also increases। चलिए थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइल लेते हैं जिनको एक दूसरे के पास लगा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेम रॉड, और एक कॉइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और दूसरे कॉइल के अंदर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसको चेक करेंगे कि क्या जनरेट यहाँ पे ऐसा हो सकता है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हमने सेकेंड कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो चुका है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब आप इस कॉइल को ऑफ से ऑन करते हो, तो जब ये कॉइल ऑफ कंडीशन में होगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा नहीं। जैसे ही आप की को ऑन करते हो यहाँ पे करंट जनरेट होने लगता है, मीन्स करंट की जो वैल्यू है उसको आप जीरो से बढ़ाना शुरू कर देते हो, और जैसे करंट जीरो से बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जनरेट होगी, मीन्स इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने की वजह से जो गैल्वेनोमीटर इससे अटैच होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे जो बैटरी या सेल लगाया होगा उसके टर्मिनल की वजह से डायरेक्शन बदल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टर्मिनल को यहाँ पे किस डायरेक्शन में अटैच किया हुआ है, मतलब करंट ऑफ फ्लो इसका क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम इस फर्स्ट कॉइल के अंदर इस की को ऑफ कर देते हैं, तो जैसे ही की को आप ऑफ करोगे जो करंट होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ प्रोसीड होगा, और जब करंट जीरो की तरफ जाएगा
तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा था उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रिवर्स डिफ्लेक्शन आपको सेकेंड कॉइल के अंदर दिखाई देगा। अब अगर आप कॉइल फर्स्ट के अंदर जो करंट है उसको फिक्स कर देते हो, मीन्स आपने की को प्रेस किया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, फर्स्ट कॉइल के अंदर जब फिक्स रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा सेकेंड कॉइल के लिए। सो देयर इज नो जनरेशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल सेकेंड, सो नो डिफ्लेक्शन अपीयर्स इनटू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन दो कॉइल को आप एक साथ रखोगे तो उस कंडीशन में इस सेकेंड कॉइल में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब आप इस की को ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे। जब ये की कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा तो कॉइल सेकेंड में डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे अगर आप इंड्यूस्ड करंट को बढ़ाना चाहते हो तो आप रॉड को चेंज करके भी इसको बढ़ा सकते हो। और जब ये रॉड यूज होता है सॉफ्ट आयरन का, उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमने कुछ प्रॉब्लम्स कलेक्ट किए हैं क्लास 12th फिजिक्स से, तो उसका थोड़ा सा आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक आपके पास सर्किट बना हुआ है सर्कल, जिसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सर्किट के अंदर जो कि क्लोज सर्किट है करंट पास होगा या नहीं। तो आपको पता है कि जब कहीं पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट करना होता है तो यहाँ पे कॉइल या फिर मैग्नेट में से किसी एक को दूसरे के रिलेटिव मोशन शो जरूर करना है। यहाँ पे कोई मोशन में नहीं होगा, इसलिए इस सर्किट के अंदर करंट जनरेट नहीं होगा। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे नो इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे एक सर्किट लिया गया है जिसके दोनों तरफ से दो मैग्नेट अप्रोच कराए जा रहे हैं, जिनका जो पोल है वो अपोजिट है। तो एक तरफ से एन पोल, दूसरी तरफ से एस पोल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब आपको पता है कि जो जिधर से एन पोल अप्रोच करेगा उस तरफ का जो फेस होगा वो एन पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिधर से एस पोल अप्रोच करेगा उस तरफ से इसका जो फेस होगा वो एस पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ही होंगे तो उसमें दोनों तरफ से अपोजिट जो फेस होंगे वो जनरेट होंगे, और इसलिए यहाँ पे कोई इंड्यूस करंट आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो अपोजिट फेस पे अपोजिट पोल जनरेट हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, दो कॉइल हैं जिनके अंदर एक मैग्नेट है जिसको मूव करा रहे हैं। तो अगर हम कॉइल C1 की बात करें तो कॉइल C1 में N पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, इसलिए इस कॉइल के ऊपर S पोल जनरेट होगा, और S पोल जनरेट होने की वजह से यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज रहेगी। सेकेंड कॉइल में S पोल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका जो बिहेवियर होगा वो एस पोल की तरह हो जाएगा, क्योंकि एस पोल के अप्रोच का वो अपोज करेगा, और एस पोल की वजह से यहाँ पे भी करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसलिए दोनों C1 C2 कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो अगर आप इसको रोटेट कराते हो ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस रोटेट कराने से इस बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल ये चेंज नहीं होता, और जब नॉर्थ और साउथ पोल इसका चेंज नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस कॉइल के लिए वो फिक्स रहेगी। इसलिए कॉइल फर्स्ट में आपको कोई डिफ्लेक्शन या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन सेकेंड कॉइल में क्या होता है, जब इसके परपेंडिकुलर इसको आप रोटेट कराते हो तो एन और एस पोल चेंज होंगे, और जब ये पोल चेंज होंगे तो इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल जाएगी,
दैट्स वाई अ इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड इनटू द कॉइल। सेकेंड, इसलिए फर्स्ट में कोई भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं करेगा और सेकेंड में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। थैंक यू।